ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है 6 नहीं है भाई, 6 भाई कौन से प्लैनेट से आ रहे हो बताओ। अरे ठीक है, अरे यही बात समझो। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, नाम से क्लियर है। अब देखो ये वो स्ट्रेस नहीं कि जिस पर ब्रेक करे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दूं कि इलास्टिसिटी पढ़ते हो वो सर्टेन लिमिट्स के अंदर पढ़ते हो आप। क्यों, कौन सी लिमिट्स होती है? इलास्टिक लिमिट क्या होता है? हाँ मतलब अगर फोर्स लगाते हो ना, अगर फोर्स को हटा दो तो ऑब्जेक्ट आपका पुराना अपने कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लेता है, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये नहीं बॉडी टूट जाए, जरूरी नहीं है। ये वो स्ट्रेस है, उसके बाद अगर अप्लाई करोगे, उसकी इस लिमिट के बाद चले जाओगे तो बॉडी अपनी पुरानी स्टेट रिगेन नहीं कर पाएगी। यही बात समझ, ठीक है ना। लिखो मैक्सिमम, ठीक है ना, लिखो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट बॉडी कैन अंडरटेक, maximum stress body can undertake without undergoing permanent deformation, without undergoing permanent deformation body undertake क्या, हाँ ऑफलाइन आया करो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अरे परमानेंट डिफॉर्मेशन बताया नहीं बताया? यस सर, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों ये वास्तव में यूज किस लिए किया जाता है, मैंने बताया वास्तव में इस जो चैप्टर है, चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर आपको लिमिट पता होनी चाहिए। मान लो कोई रॉड ये लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बीम तुम डाल रहे हो, रॉड यहाँ पर जो आपके पिलर्स बने हैं, ठीक है। मान लो तुमको ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं पता है, तुमने ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा लगा दिया, वो धंस गया तुम्हारा फ्लोर। अरे यारी बात समझ में, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए ना लिमिट क्या है, उसके हिसाब से डिजाइन करोगे भाई, कितना कंक्रीट डालें, कितना सब कुछ डालें। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है ना। तो ये बच्चों किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है स्ट्रेंथ डिनोट करने के लिए, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। लिखो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is used to denote strength of body, it is used to denote strength of materials, materials it is used to denote strength of material। देखो बच्चों ऐसा फोर्स क्यों नहीं यूज किया गया स्ट्रेंथ बताने के लिए, हमने स्ट्रेस क्यों यूज किया? it is used to denote strength of material मतलब हम स्ट्रेस क्यों यूज कर रहे हैं? अरे फोर्स भी यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करें, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग बैड सुना आपने? हाँ देखा क्या, देखो चलो देखो है क्या, सुन लो। अगर मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का है, ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारे प्लास्टिक की पेन है, ये मैंने बनाया इसका बड़ा डायग्राम, ठीक है ओके। और मान लो मैंने ठीक है एक बहुत पतला सा वायर लिया, किसका बच्चों, ये मान लो प्लास्टिक का है, और ये मैंने किसका ले लिया, मान लो आयरन का ले लिया, ठीक है ना। अगर सोचो तुम ब्रेकिंग फोर्स डिफाइन करते, क्या डिफाइन करते? ब्रेकिंग फोर्स। तो हो सकता है बच्चों आयरन कम ही फोर्स में टूट जाता, पतला नहीं पतला है, अरे है ना पतला, और हो सकता है प्लास्टिक बच्चों ज्यादा फोर्स में टूटता। अरे अरे बात समझ में, बट सोचो ये फोर्स बता पा रहा है क्या कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है? आयरन की। बट अगर फोर्स पर यूनिट एरिया करोगे, इसका बच्चों फोर्स कम है बट एरिया भी क्या है, स्मॉल है। तो फोर्स बाय एरिया क्या बता रहा है बच्चों, ये आपको बताएगा सही चीज, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हो, ये बताएगा भाई अगर तुम दोनों को सेम मोटाई में लोगे, मान लो दोनों के एरिया सेम कर दिया तुमने, ठीक है, अरे ये दोनों का सेम कर दिया, तो ज्यादा फोर्स किसमें चाहिए होगा बच्चों? आयरन में। किसमें चाहिए होगा? आयरन में। मतलब फोर्स को बच्चों अगर यूनिट कर दो,
तो ज्यादा फोर्स किस में चाहिए होगा बच्चों? आयरन में, क्योंकि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बच्चों? आयरन की। इसीलिए क्या यूज किया गया हमारा? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ना कि ब्रेकिंग फोर्स। अरे यही बात समझ में? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अच्छा सा क्वेश्चन है, शायद नीट में आया है शायद। क्वेश्चन देखो, एक बच्चों इससे डायग्राम बना लो पहले। मान लो एक बच्चों पतले पतले वायर्स, देखो इनको थोड़ा सा मैं मोटा बना रहा हूँ समझने के लिए, बाकी बहुत पतले हैं। मतलब पतले से मतलब इनका मास बहुत कम है बच्चों, ठीक है। एक दूसरा है, हाँ मानना पड़ेगा बच्चों मास, अभी मैं लिखवा दूंगा। एफ फोर्स बच्चों नीचे लगा रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स हम नीचे लगा रहे हैं। हाँ एक बच्चों दो है आपके, एक है आपका, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। एक है बच्चों आपका ए, इसका रेडियस क्या है? आर ए, ये बच्चों क्या है तुम्हारा? ए, ठीक है। दूसरा वायर क्या है बच्चों? बी, इसकी रेडियस क्या है बच्चों आपकी? आर बी, रेडियस क्या है बच्चों? आर बी, ठीक है। अरे यही बात समझ में? लिख लिया? लिखो, both wire are made of same material, both wires are made of same material, लिख लिया? ठीक है, वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सेम मटेरियल के बने हुए हैं और फोर्स अपॉन ए फोर्स बाय ए, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? सेम, ठीक है ना? अबे ये पता है ना, ठीक है। देखो when F is equal to mg/3, ये F जो अप्लाई किया रहा है बच्चों, ठीक है ना, when F is equal to mg/3 is applied, when F is equal to mg/3 is applied, m क्या बच्चों? इसका मास है, ठीक है ना, जो आपका ब्लॉक है। then one of the wires break, then one of the wires breaks, लिख लिया? when F equal to mg/3 is applied, one of the wires breaks, ठीक है ना। अब आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। अब देखो ये मल्टी करंट है, हो सकता है एक सही है, हो सकता है दो सही, हो सकता है तीनों सही है, हो सकता है तीनों गलत भी हो, ठीक है। पहला लिखो, वायर ए विल ब्रेक बिफोर बी, वायर ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ आर इक्वल टू आर बी, वायर ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ आर ए ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। दूसरा कह रहा है बच्चों, ये मत देखो तुम जो लिखा रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? आर ए ग्रेटर देन आर बी, मैंने क्या बोला? वायर ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ आर इक्वल टू आर बी, ठीक है ना, अरे इक्वल टू ही बोला ना, ठीक है। दूसरा लिखो, ए विल ब्रेक बिफोर बी, बिफोर बी इफ आर ए लेस देन टू आर बी, इफ आर ए लेस देन टू आर बी, ठीक है। तीसरा लिखो सी, either A or B breaks, either A or B breaks when R equal to 2RB, either A or B breaks when R equal to 2RB, ठीक है। देखो बच्चों, वायर ब्रेक कब करेगा बताओ? वायर ब्रेक होने की कंडीशन क्या है बच्चों बताओ? हाँ और थोड़ा स्पेसिफिक बताओ। हाँ जो स्ट्रेस अप्लाई किया तुमने वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सुन लो, ढंग से बोलो कि जब बच्चों F तुम mg/3 अप्लाई कर रहे हो तो एक वायर ब्रेक कर जा रहा है, अरे एक वायर क्या हो रहा है? ब्रेक कर जा रहा है, मतलब एक में तो एक्सीड कर जा रहा है बच्चों। अब देखते हैं वो कौन सा होगा जिसमें स्ट्रेस ज्यादा लग रहा होगा, वो एक्सीड कर जाएगा पहले। कॉमन सेंस आ रहा है समझ में? जिसमें स्ट्रेस ज्यादा, भाई ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का सेम है, सेम मटेरियल के बने हैं, जिसमें स्ट्रेस ज्यादा लग रहा होगा वो क्या होगा? पहले बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, वो पहले ही ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो दोनों पर बच्चों फोर्स अलग अलग रह रहे हैं। ए पर देखो, ए बच्चों कौन कौन से वेट को बैलेंस किए हुए हैं? पहली बात तो एम के वेट को बैलेंस हुआ है, प्लस इस पर फोर्स एफ और लग रहा है। वायर्स का मास क्या बच्चों आपका? नेग्लिजिबल है। लिख लेना ऐसे ब्रैकेट में नीचे नीचे करके लिख लो, मास ऑफ वायर्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, मास ऑफ वायर्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, देखो बच्चों ए पर स्ट्रेस कैसे लिखोगे आप? ए पर स्ट्रेस कैसे लिखोगे? ए पर जो फोर्स है डिवाइड बाय ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, ए पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? पहली बात तो ये mg के तो बैलेंस कर गया है, प्लस आपका एफ भी लग रहा है, तो क्या होगा? mg प्लस mg/3 अपॉन पाई आर ए स्क्वायर। अरे देखो बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर होता है, ऐसा होता है। अरे सिलेंडर देखा नहीं देखा? अरे ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? mg प्लस mg/3 क्या आ जाएगा? 4mg/3 ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों? सिग्मा बी क्या हुआ? हाँ अरे भाई इसमें सिर्फ क्या है? एफ ही लग रहा है। एफ क्या है बच्चों? एफ बाई पाई आर बी स्क्वायर। एफ क्या है बच्चों आपका? mg/3। ठीक है, अरे यही बात समझ। अब देखो बच्चों यहां पर एक ब्रेक कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है बच्चों? एक ब्रेक कर जा रहा है। अब ब्रेक कब करेगा? अगर जो स्ट्रेस है सिग्मा ए और सिग्मा बी, इसकी वैल्यू अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गई तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। अब पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला क्या कह रहा है बच्चों? आर इक्वल टू आर बी। ठीक है ना, आर इक्वल टू आर बी रखो तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर ए स्क्वायर। अभी बताओ कौन सा स्ट्रेस ज्यादा है? सिग्मा ए। तो सिग्मा ए बच्चों ज्यादा है, इसका मतलब ये एक्सीड कर गया होगा। अरे ज्यादा है ना भाई स्ट्रेस, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर गया होगा, इसलिए ये टूट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या बच्चों? ए विल ब्रेक बिफोर बी। तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब सही है। तो ए बच्चों हमारा क्या हुआ? सही हुआ। फिर से बताओ, देखो ए पर बच्चों क्या हुआ? तुम पहले क्या करोगे? स्ट्रेस पता करोगे। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या लग रहा होगा बच्चों ए पर? ए देखो इसके वेट को बैलेंस किया हुआ है, प्लस इस पर फोर्स भी लग रहा है। m प्लस mg/3 कितना आ गया? 4mg/3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ बच्चों? रेडियस दे रखा है आर ए, तो क्या आ जाएगा? पाई आर ए स्क्वायर। बी पर बच्चों देखो, बी तो नीचे है, बी तो वेट बैलेंस नहीं किया हुआ है। बी पर क्या लगेगा? सिर्फ फोर्स mg/3। तो बी पर स्ट्रेस इतना आ गया। अब देखो मैंने बताया क्या ब्रेक कब होगा? जब स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, अब जब आर इक्वल टू आर बी हुआ, मैंने आर बी की जगह क्या रख दिया? आर ए। अब देखो किसका स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है? वायर ए पर स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है बच्चों। लग नहीं लग रहा ज्यादा? तो जल्दी कौन टूटेगा? ए। तो ए विल ब्रेक बिफोर बी। अगली बात समझ में? ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा आर ए, देखो आर ए लेस देन 2 आर बी, तभी कह रहा है बच्चों ए क्या होगा? ब्रेक बिफोर बी। अच्छा अब सोच लो अगर आर ए इक्वल टू 2 आर बी होता बच्चों तो क्या होता? ऐसे सोच लो, आर ए इक्वल टू क्या होता? 2 आर बी। तो यहां पर क्या रखते हैं बच्चों? 2 आर बी का होल स्क्वायर। तो क्या आता है बच्चों? 4 आर बी स्क्वायर। और यहां भी क्या था? आर बी स्क्वायर। तो बच्चों 4 4 क्या आता? कैंसिल। तो दोनों पर स्ट्रेस क्या आता बच्चों? सेम आ जाता। अगर दोनों पर स्ट्रेस सेम है तो हो सकता है पहले ए टूट जाए, हो सकता है पहले बी टूट जाए। इसका मतलब देखो थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है ना बच्चों, सी ऑप्शन, जब आर इक्वल टू 2 आर बी हुआ तो दोनों में से कोई सा भी पहले टूट सकता है। अरे ठीक है ना, तो मतलब सी तो आपका सही है, सी सही है। बी पर आते हैं। अगर बच्चों आर इक्वल टू 2 आर बी है, ठीक है ना, तो क्या था तुम्हारा? दोनों में से कोई सा भी पहले टूट जा रहा था। अच्छा सोचो तीसरे पे क्या कर रहा था बच्चों? दूसरे वाले में आर ए लेस देन 2 आर बी। अच्छा लेस देन 2 आर बी आता तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू 4 से क्या आती? कम आती। तो इस पर स्ट्रेस क्या होता? ज्यादा लगता। अरे भाई यहाँ पर अगर 2 आर बी से कम होता, यहाँ वैल्यू क्या थी? 4 से कम आती।
तो स्ट्रेस कहाँ पर ज्यादा होता, ए पर ज्यादा होता, बी, तो पहले कौन टूटता, बी। तो इसका मतलब बी भी क्या है बच्चों, सही। अरे आगे बात समझ में। मान लो ऐसे करके देख लो, मान लो 2 से कम होता, मान लो यहाँ पर 1.5 रखो, क्या आ जाएगा 2.25। अरे आएगा ही नहीं आएगा बच्चों, तभी भी क्या आएगा इस केस में, सिग्मा बी से बड़ा आएगा। तो पहले कौन टूटेगा, ए वाला, क्योंकि ए पर स्ट्रेस ज्यादा है। अरे ठीक है, तो तीनों बच्चों आपके सही हैं। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है। ऐसा समझ लो, ठीक है। एक और तरीके से समझ, कंटीन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं ना, हाँ से होता है झटके से फोर्स खींचा तार को, हाँ, झटके जरूर नहीं, झटके से खींच रहे हो काम। और झटके से खींचेंगे तो नीचे बैन हो जाएगा। एक झटके वाला क्वेश्चन आता है, वो इनर्शिया पर बेस्ड आता है, ठीक है। झटके वगैरह नहीं खींच रहे, यहाँ पर नॉर्मल खींच रहे हैं। अगर झटके से तो नीचे टूटेगा पहले, कैसे, झटके से खींचे मैंने देखा है मैंने। हाँ मैं जान रहा हूँ तुम कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हो, हम झटके से नीचे, वो इनर्शिया पर बेस्ड होता है दोस्त। क्योंकि नीचे ऊपर वाला जो है, देखो ऊपर वाले पर आपका ज्यादा मास है, तो ठीक है, नीचे वाले पर, ऊपर वाले की इनर्शिया क्या ज्यादा है, तो ऊपर वाले पर फोर्स जो है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ज्यादा फोर्स करेगा, नीचे वाला जल्दी हट जाएगा, तो नीचे वाला जल्दी रुक जाएगा। अरे सुन लो, देखो बच्चों, अगर मान लो आर इक्वल टू आर बी होता, तो भाई इस पर देखो स्ट्रेस क्या होता, 4 गुना होता। अरे होता नहीं होता, अरे होता ना। इस पर इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हो बच्चों, ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या बढ़ाते जा रहे हो, आप बढ़ाते जा रहे हो, तो इस पर स्ट्रेस क्या होता जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है। जब आर इक्वल टू आर बी हुआ तो क्या हुआ, बराबर हो गया। आर जब 2rb से कम था तब तो बच्चों ए ही ज्यादा था ना। अरे भाई जब तक आर 2rb से कम था तब तक कौन ज्यादा था बच्चों, ए ही ज्यादा था। तो उसके पहले कौन टूटेगा, ए ही टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, बी टूट जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? किसी बच्चे को डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चों बता दो। माही आइए, माही, गणित, अर्पित, बाकी चली गई। अरे आ गया बच्चों समझ में? हेडिंग डाल लो बच्चों, स्ट्रेन डाल लो, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, नॉर्मल से बताओ। जब कोई बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं रहती है। अरे अरे बात समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, वो ऐसे है, ओके, अभी कोई तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो नेचुरल स्टेट में, पर तुम खींचोगे तो ये टेंशन में हो नहीं होगा, अरे वजन नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेन आएगा। अरे यार बात समझ, अगर बॉडी अपनी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, इसका मतलब बॉडी क्या है, स्ट्रेन है। बॉडी क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन की मैथमेटिकल वैल्यू भी हम फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हैं वो पता करते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल और डिफॉर्मिंग फोर्स, when an external / deforming force is applied on body, external / deforming force is applied on body, ठीक है ना, configuration of body changes and body is said to be in strained state. Configuration of body changes, ठीक है, and body is said to be in strained state, and body is said to be in strained state. क्लियर? देखो बच्चों, स्ट्रेन डिफाइन कैसे करते हैं, देखो ये जनरल डेफिनेशन है बच्चों, कई टाइप के होते हैं। स्ट्रेन होता है आपका, मैं मॉड लगा रहा हूँ बच्चों, क्या लगा रहा हूँ, मॉड। मॉड क्या देता है हमेशा, पॉजिटिव, ठीक है ना, ध्यान देना।
इसका रीजन बताऊंगा क्यों मॉड लगा रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है, माइनस नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल नहीं बोलते बच्चों, बता रहा हूँ, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा जगह इनिशियल लिखा जाता है, वो हर जगह सही नहीं होता, अपॉन क्या होगा, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग पता है ना? हाँ ठीक है, क्या है बच्चों, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन अपॉन नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो मैंने फाइनल और नेचुरल वर्ड का यूज क्यों किया है, ज्यादातर लोग इनिशियल यूज करते हैं, अब वो मेजॉरिटी केस में सही रहता है, बट कभी कभी क्या होता है गलत भी हो जाता है, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, देखो अगर मान लो बच्चों एक रॉड है, ठीक है, अब देखो तुम अगर इनिशियल वर्ड यूज करते हो तो सही क्यों होता है ये समझ लो, लिख लिया ना सभी? मान लो मैंने बताया ना, हर चीज बच्चों तुम कहां पर बात करते हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है ना। मान लो तुम इसको खींच रहे हो, इनिशियल लेंथ बच्चों क्या थी, मान लो तुम्हारी L0 थी, तुमने खींचने पर, तुमने खींचा, कुछ लेंथ क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई, L0 प्लस डेल्टा एल हो गई। अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे क्या आ जाएगा, L0 प्लस डेल्टा एल, ये फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ क्या थी बच्चों, अपॉन इनिशियल, ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या थी, L0। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब फाइनल लेंथ तो यही रहेगी, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, माइनस नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, क्या है बच्चों, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर फोर्स हटा देंगे, मैंने बताया ना हर चीज इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करते हैं, अगर फोर्स हटा देंगे तो फिर से लेंथ क्या हो जाएगी, L0, तो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, L0 डिवाइड बाई L0, ये सेम, ठीक है। अरे यार सेम, ठीक है। अब अगर समझो देखो अब ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा, मान लो बच्चों एक स्प्रिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो, तो स्प्रिंग, अगर तुम इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो छोड़ोगे तो फिर से अपनी स्टेट रिगेन कर लेगा, बट अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए, ठीक है ना, अब उसको छोड़ोगे तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आएगी क्या, नहीं आएगी, तो ज्यादा स्ट्रेन में रहेगी क्या, ज्यादा स्ट्रेन रहेगा वो, कम स्ट्रेन, ऐसे समझ लो। तो मान लो तुम ही ठीक है ना, सारे लोग, ठीक है, वो केजरीवाल बनाए हो, ठीक है, ओके, मान लो सारे लोग, ठीक है, काफी लोग गर्म कपड़े पहनकर आए हो, ठीक है, ये बच्चे तुम्हारी इस स्टेट में नेचुरल स्टेट है, ठीक है। अगर मान लो तुम गर्मी में इतने कपड़े पहनकर आओगे तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी नेचुरल स्टेट नहीं रहेगी, तो जब तुमने फोर्स लगा दिया ना वास्तव में बहुत ज्यादा, तो वास्तव में उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो नेचुरल लेंथ ही क्या हो गई बच्चों, उसकी चेंज हो गई, नेचुरल लेंथ ही क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। अगर ये स्ट्रेंड होता तो फिर से अपनी स्टेट में अलग नहीं आता वो, अगर कोई, ठीक है, मान लो तुमको टेंशन है, तुमको अगर मान लो स्ट्रेन है, ठीक है ना, तो तुम क्यों पहन कर आते इसको, तुमको स्ट्रेन नहीं है अभी इस टाइम पर, इसलिए पहन कर आए, नहीं आए हो, अरे आए हो नहीं आए हो, गर्मी पहन कर आओ क्या, नहीं, गर्मी में क्या हो जाएगा, ये नेचुरल स्टेट तुम्हारी नहीं रहेगी, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। जब तुमने इसको ज्यादा बच्चों फोर्स लगा दिया, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, क्या आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अभी फाइनल लेंथ भी क्या होगी, मान लो L0 प्लस डेल्टा एल, और नेचुरल लेंथ भी क्या हो गई बच्चों, सेम हो गई, अभी स्ट्रेन आया क्या, नहीं आएगा, अभी छोड़ दोगे तब भी वो इसी स्टेट में रहेगी। एक और एग्जांपल समझो, मान लो बच्चों एक रॉड है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन भी आता है, रॉड को तुमने हीट किया, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर तुमने बर्नर लगा दिया, हीट कर दिया, रॉड बच्चों फ्री टू एक्सपेंड है, ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फैल गई,
एक दूसरी रॉड भी तुमने लिया, उसको बच्चों दो फिक्स्ड वॉल्स के बीच तुमने लगा दिया, इसके बीच दो फिक्स्ड वॉल्स के बीच लगा दिया, तुमने उसको गर्म किया। अब ये एक्सपेंड नहीं हो सकती, क्यों? ये नहीं, ये आपकी अभी एक्सपेंड नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये भाई दीवार के बीच है, दीवार तो जाएगी नहीं कहीं, तो ये आपका फिक्स है। दोनों को बच्चों हीट कर रहे हो, ठीक है? किसमें स्ट्रेन आएगा, पहली वाले में दूसरी वाले में? पर दूसरी वाले की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब उस पे उतना पड़ तो रहा है ना, मतलब उस पे एक्सपेंड करना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा। हाँ सही समझिए, एक्सपेंड करना चाहता है बट हो नहीं पा रहा। इसमें ये स्ट्रेन आया क्या? नहीं, जबकि इसमें लेंथ में चेंज हो रहा है बच्चों। मान लो इसकी लेंथ में इंक्रीज क्या हुआ, डेल्टा एल। अगर तुम ये फार्मूला लगाओगे, फाइनल लेंथ कितनी होगी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इनिशियल लेंथ क्या थी? एल नॉट डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें स्ट्रेन क्या है बच्चों? जीरो है। अरे जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉडी का नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। ये स्ट्रेन में नहीं है, ये स्ट्रेन में है। क्यों? क्या इसकी ये नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है क्या? जब तुमने हीट किया तो नहीं, ये एक्सपैंड होना चाहती है कितना? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इसका नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ये क्या है बच्चों? नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों तुम्हारा? अरे फाइनल तो वही रहा, फिक्स है। इसमें स्ट्रेन आएगा बच्चों। फाइनल लेंथ क्या है तुम्हारी? एल नॉट। इनिशियल लेंथ क्या है तुम्हारी? सॉरी नेचुरल लेंथ क्या है तुम्हारी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इसमें आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये नॉन जीरो आ रहा है, इसमें स्ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों आपका? एल नॉट प्लस डेल्टा एल है। अरे ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका स्ट्रेन आएगा, इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, हालांकि इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। इसीलिए ये फॉर्मूला लिखवाया गया है आपको, ठीक है? कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, तो यही यूज करेंगे बच्चों। डाउट है किसी को? ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप के बच्चों स्ट्रेन होते हैं, क्योंकि ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के आप स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो। यानी बात समझ में? अगर मान लो लेंथ को खींच रहे बच्चों तो क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल। अगर आप टेंजेंशियल लगा रहे हो तो दूसरे टाइप का स्ट्रेन आएगा। शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेन आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा रहे हो तो कौन सा स्ट्रेन आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। ठीक है, लिखो डिपेंडिंग ऑन type of change in configuration, depending on type of change in configuration, ब्रैकेट में लिख लेना लेंथ वॉल्यूम एंड शेप, ब्रैकेट में लिख लेना लेंथ वॉल्यूम और शेप। strain is divided into three types, strain is divided into three types, ठीक है? पहला लिखो बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है? ये क्या होगा बच्चों आपका? अरे क्या लिखोगे इसमें? अरे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की जगह बच्चों फाइनल क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना? देखो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन अपॉन नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस सॉरी लेंथ होनी चाहिए।
ये होता है पार्ट के पढ़ने का। फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तुम्हारे जैसा एक 11th के बैच में भी आदित्य सर तुम्हारा जोड़ीदार है, वो भी ऐसा उल्टा सीधा ही बोलता है। आदित्य संजू जानते हो? हाँ, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसी को कई लोग डेल्टा एल बाई एल भी लिख देते हैं। ठीक है, लिख दो डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अरे क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल। परसेंटेज एक स्ट्रेन होता है बच्चों, परसेंटेज स्ट्रेन के लिए क्या करते हैं बताओ, डेल्टा एल बाई एल इनटू 100। देखो बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। इट इज, या सारे टाइप का बच्चों स्ट्रेन क्या होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। मैं स्कूल जाता था, ट्रेन से आता था, ठीक है ना, तो ट्रेन के पैसेंजर ने मुझसे ट्रेन की डायमेंशन पूछी, ठीक है, मुझे याद है। क्या होता है बच्चों, इसीलिए आपको नोट लिखवाया जा रहा है। ये क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अगर आपसे भी कोई ट्रेन में पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चाय नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, जॉब बाकी पट्टी करी। अरे चाय वाले बहुत कमाते हैं, ठीक है। चाय वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया, तुम बताओ। छोटे सपने ना देखा करो। देखो बच्चों, मान लो ये 2 मीटर की रॉड है, ठीक है, क्या है, 2 मीटर की रॉड है। मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो प्रत्युष दूध पीकर मान लो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मान लो बच्चों लेंथ में देखो, अब ये जो है बच्चों, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। क्या है ये, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो आपको बताना है, ठीक है ना, लिख लो एक्सटेंशन अंडर इलास्टिक लिमिट। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, देखो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपका बहुत ही माइनर पॉइंट है, मिस कर देते हैं लोग, क्योंकि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं होता तो फाइनल लेंथ भी क्या हो जाती है बच्चों, सर नेचुरल लेंथ भी क्या हो तुम्हारी चेंज हो जाती है। अगर मान लो मैं इतना फोर्स लगा देता प्रत्युष, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर परमानेंट डिफॉर्मेशन आया था, तो स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटेंशन अंडर इलास्टिक लिमिट। तो क्या बताया तुमको, फाइंड स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में बात हो रही है बच्चों। आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बताना है। 0.5 नहीं, यूनिट भी देखो, क्या आएगा बच्चों, इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ऐसे लिख दो, अरे चेंज लेंथ बाई लेंथ है ना, डेल्टा एल बाई एल। चेंज कितना हुआ लेंथ में, 1 सेंटीमीटर या 0.01 मीटर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.005 ये आ जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अरे ठीक है, अरे है ना स्ट्रेन बच्चों, ये आपका ठीक है, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेन आपका 0.5 का आ गया, ठीक है ना, इतना ही प्रत्युष ने दूध नहीं पिया, 1 मीटर बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। अरे यारी बात समझ में, कोई भी रॉड वगैरह खींचोगे, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, अदरवाइज परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन लिखो, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, उसमें कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, देखो मान लो बच्चों, एक देखो, अब ये मैं क्रॉस सेक्शन ही बना रहा हूँ, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, क्यूब वगैरह समझ सकते हो ऐसे, ठीक है।
अरे यार ये बात समझ में, इस जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों ऐसे अंदर है। अरे यार ये बात समझ में, अब मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ। फोर्स मान लो ऐसे लगा रहे हो, अब देखो लाइन पर नहीं लगा रहे, मैं बता रहा हूँ एरिया पर लगा रहे हो। एरिया क्या बच्चों आपका ऐसे है अंदर प्लेन, ठीक है। ये फोर्स लगा रहे हो बच्चों, ये क्या बच्चों तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड है, जिसको तुमने फेविकोल से जोड़ दिया है। ये क्या तुम्हारा फिक्स्ड है, ठीक है। ये लेंथ बच्चों क्या है तुम्हारी एल, अरे ये क्या तुम्हारी एल, ठीक है। अब फोर्स लगाओगे बच्चों क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चों। ध्यान देना इसमें लेंथ में चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चों, डेल्टा एल, क्या वो डिस्प्लेस हुआ डेल्टा एल। ये बच्चों एंगल मान लो कितना हुआ थीटा। तो जो आप ये कितना लेंथ है एल, तो जो स्ट्रेन बच्चों इसमें होता है, जो स्ट्रेन होता है इसमें वो होता है डेल्टा एल बाई, लिखो डेल्टा एल बच्चों आपका चेंज इन लेंथ नहीं है यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है। स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पर लिखा है डेल्टा एल बाई, स्ट्रेन क्या हुआ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लो, नीचे लिख लेना ये फिक्स है बच्चों, ऊपर वाला क्या है मूवेबल है। लिख लिया, लिखो where delta L is displacement of movable surface, where delta L is displacement of movable surface in direction of force. Delta L is displacement of movable surface in direction of force, ठीक है। ओके, और L क्या है बच्चों, देखो ये बच्चों आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड सरफेस एंड मूवेबल सरफेस, ठीक है। लिखो एंड L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड सरफेस एंड मूवेबल सरफेस, ठीक है। फिक्स्ड सरफेस एंड मूवेबल सरफेस। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या हो बच्चों परपेंडिकुलर, ये क्या हो तुम्हारा बेस, tan थीटा क्या लिखोगे डेल्टा एल बाई। अब मैंने बताया डेल्टा एल बच्चों बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में, तो अगर tan बच्चों ये tan थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अरे इफ थीटा बच्चों क्या है, इफ डेल्टा एल बाई एल क्या है बच्चों स्मॉल है, तो क्या होगा तुम्हारा, अगर डेल्टा एल बाई एल क्या है स्मॉल है, थीटा के इक्वल होगा, देन क्या होता है बच्चों tan थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों लगभग थीटा के बराबर होता है, और ये क्या होगा डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा। अब देखो वास्तव में क्या होता है बच्चों, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, ये वास्तव में ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि बच्चों एक एंगल तुम्हारा डिस्प्लेस हो रहा है, समझ पा रहे हो। डेल्टा एल बाई एल क्या बताता है, थोड़ा सा देखो मैंने बताया ना चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ नहीं बता रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है तुम्हारा कितना डिस्प्लेस हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाते हो बच्चों, एंगल से दिखाते हो, ठीक है ना। तो वास्तव में क्या दिखेगा बच्चों तुमको मेजॉरिटी केस में एंगल क्या दिया रहेगा तुम्हारा, रेडियन में एंगल दिया रहेगा। अरे सीएस स्ट्रेन में क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा रेडियन में। ध्यान देना ये रेडियन में है बच्चों,
अगर तुमको डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे ठीक है, लास्ट लिखो वॉल्यूम स्ट्रेन। लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, हाँ हाँ क्या होगा बच्चों, जानते हो मैं डेल्टा वी बाई वी लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्या होगा डेल्टा वी बाई वी, क्या होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस नेचुरल वॉल्यूम अपॉन नेचुरल वॉल्यूम, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अरे आगे बात समझे, प्रिंट कर लो बच्चों, क्वासा रेशियो, इसको फाइजन नहीं पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, क्या बताया था इसके बारे में, चलो आपको बताया था मैंने कि अगर बच्चों मान लो कोई लेंथ आपका रॉड है, ठीक है ना, क्या बच्चों रॉड, अब कोई भी चीज होती है बच्चों 3 डायमेंशनल होती है, कोई भी चीज आप जो देख रहे हैं नेचुरल लाइफ में, हर कोई बॉडी क्या होती है हमेशा 3 डायमेंशनल होती है, अरे कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, ठीक है। देखो मान लो ये बच्चों क्या होगी तुम्हारी लेंथ होगी, ये क्या होगी तुम्हारी, मान लो डी हो गया दूसरी डायमेंशन, और एक डायमेंशन हुई बच्चों तुम्हारी को मान लो टी हो गई, क्या हो गई डी, ये प्लेन के अंदर है, क्या हो गया बच्चों टी, दिख रहा है, अरे क्या हो गया दूसरी डायमेंशन तुम्हारी टी है, ठीक है। अगर बच्चों तुम फोर्स लगा रहे हो, मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो सोचो क्या होगा, लेंथ तो बढ़ेगी बट वायर क्या होगा तुम्हारा पतला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब क्या बी बढ़ेगा कम होगा, अरे पतला हो जाएगा ना, बी क्या होगा बच्चों कम होगा, और टी भी क्या होगा कम होगा। तो अगर मान लो बच्चों फोर्स लगा रहे हो तो जो फाइनली क्या होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कुछ पतला बना रहा हूं बच्चों में, ये क्या हो गया तुम्हारा बी डैश हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा एल डैश, ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा टी डैश। तो बच्चों एल डैश क्या होगा तुम्हारा बड़ा होगा एल से, बट बी डैश क्या होगा बच्चों छोटा होगा बी से, और टी डैश क्या होगा ये भी छोटा होगा, क्या होगा टी से, ठीक है। ये बात समझ में, टी डैश क्या होगा छोटा होगा टी से, मतलब अगर देखो जो बच्चों स्ट्रेन लिखते हो, अगर मैं एल में लिखूं, ठीक है ना, जो लेंथ होता है बच्चों कहते हो तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है अलोंग द लेंथ, लैटरल का मतलब क्या होता है अलोंग द साइड, जैसे ये क्या हो गया अलोंग द लेंथ, ये क्या हो गया अलोंग द साइड, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में स्ट्रेन, लेंथ बढ़ रही नहीं बढ़ रही बच्चों, अरे बढ़ रही है, तो जो EL लिखोगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, उसमें क्या आएगा बच्चों डेल्टा एल बाई एल लिखोगे लिखोगे, अब लेंथ बढ़ रही है तो ये क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, अरे आएगा नहीं आएगा, अरे क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बड़ा है तो ये क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अगर तुम लैटरल लिखो, लैटरल मतलब जो साइड के अलावा बच्चों, साइड 2 है बी मान लो या टी मान लो, तो जो तुम्हारा लैटरल आएगा मान लो क्या लिख रहे हो तुम डेल्टा बी बाई बी, क्या लिख रहे हो बच्चों डेल्टा बी बाई बी, ये पॉजिटिव और निगेटिव होगा, निगेटिव होगा क्योंकि बच्चों फाइनल बी क्या है तुम्हारा कम है इनिशियल बी से, हाँ मतलब मॉड लगाया था, मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रेन में जब मॉड लेते हैं, मतलब ये कह रहा हूँ सिर्फ ये वैल्यू बता रहा हूँ, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका, ठीक है, अरे मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका रीजन बताऊंगा, इस समय बताओ अगर मैं मान लो मैग्नीट्यूड ना लूं
तो निगेटिव में आएगा, ठीक है। और मान लो डेल्टा टी बाई टी भी बच्चों, वो भी क्या आएगा तुम्हारा निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो जो डिफाइन होता है बच्चों, ठीक है, तुम्हारा पॉइसन रेशियो वो होता है इसको ऐसे शायद सिग्मा से ही दिखाते हैं, ऐसा लिख लो पॉइसन रेशियो। क्या होता है बच्चों ये लैटरल स्ट्रेन, यहां पर क्या लिख लेना, क्या होता है बच्चों लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है बच्चों। लैटरल स्ट्रेन में क्या आ गया बच्चों तुम्हारा जो साइड वाले थे, ठीक है, क्या आ गया बच्चों डेल्टा बी बाई बी अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल क्या हुआ डेल्टा एल बाई एल। अब ध्यान देना ये निगेटिव में आता है बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला क्या है तुम्हारा निगेटिव में है, तो उसको देखो अब पॉइसन रेशियो जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पर माइनस, जिससे ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए बच्चों पॉजिटिव, माइनस डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा पॉइसन रेशियो होता है, ये बच्चों कांस्टेंट होता है मटेरियल के, क्या होता है ये कांस्टेंट होता है। देखो तुमको ये सिलेंडर रॉड वाला बच्चों जैसे करके दिखाया था मैंने, याद है, इसमें बच्चों क्या बताया, देखो क्या आया था बच्चों वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, याद है, अरे ये बताया था। Yes, sir. अगर मान लो वॉल्यूम में चेंज जीरो हो रहा था, मैं डीवी जीरो ले रहा था, याद है कितना आया था आर की पावर क्या है 2, तो 2 डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या आ रहा था बच्चों माइनस डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। सो डेल्टा देखो अब ऐसे फोर्स लगा रहे हो बच्चों, तो लैटरल डायमेंशन क्या हुई तुम्हारी रेडियस, अरे फोर्स ऐसे लगा रहा था, ये क्या हुआ बच्चों लेंथ, लैटरल वाली क्या हुई तुम्हारी रेडियस, तो डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल कितना आएगा बच्चों, देखो माइनस में लोगे तभी तो प्लस में आएगा, नहीं आएगा, ये कितना आएगा बच्चों तुम्हारा 1/2 या 0.5। अब देखो क्या इससे बड़ा हो सकता है क्या तुम्हारा, क्या जो पॉइसन रेशियो है वो इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं, अगर इससे ज्यादा बड़ा होगा बच्चों तो वास्तव में क्या होगा तुम्हारा जब खींच रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज्यादा क्या हो सकता है वॉल्यूम सेम रहे, अरे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा बच्चों तुमको हर जगह अंदर से तुमको नॉर्मल फोर्स लगाना होगा, बताते नहीं बताते, Yes, yes, sir. ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वॉल्यूम बढ़ जाए खींचने पर, मैक्स क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगी जो पॉइसन रेशियो की वो कितनी होती है 0.5। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 1 में, ठीक है ना, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पॉइसन रेशियो की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.7 या 0.7 हो सकती है क्या, नहीं, ठीक है ना, लिख लो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये लिख लो मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0.5, ठीक है। इज 0.5, ठीक है, मैंने लिख लिया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0.5, लिख लिया सही बच्चों ने, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा मुझे बात बताना था जिससे तुम न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये बात है हुक्स लॉ, भाई कॉमन सेंस वाला लॉ है, लिखो हुक्स लॉ, पता होगा शायद हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक थे सर। अब देखो बच्चों कॉमन सेंस है, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, अब जितना ज्यादा तुम बच्चे एक्सटेंशन करते हो उतना ज्यादा क्या रहता है तुम्हारा फोर्स, अरे भाई फोर्स क्या होता है तुम्हारा kx, बताया था ना इलास्टिसिटी को स्प्रिंग से समझ सकते हैं, ठीक है, तो उतना ज्यादा बच्चों स्ट्रेस भी आएगा, इतना ज्यादा फोर्स आएगा,
तो ये इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है। अरे हम किसकी बात करते हैं हमेशा, इलास्टिक लिमिट के अंदर, सॉरी इसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट बताओ दोनों में अंदर, ठीक है। लिखो अंडर सर्टेन लिमिट कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब जिसके अंदर बच्चों प्रोपोर्शनल हो वो, ठीक है ना। अंडर सर्टेन लिमिट ब्रैकेट में कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। Proportionality limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. ठीक है, लिख लेना। सिग्मा क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल टू ये होगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों एक कांस्टेंट आता है, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल ई। ये क्या होता है बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर E is called modulus of, सही लिख रहा हूँ मैं, ग्रामेटिकली सही है, नहीं सही है क्या? E is called, सही है, अरे कोई बात नहीं, आपको भावनाओं से मतलब, ठीक है। When E is called modulus of elasticity, ठीक है, लिख लिया? बस इतना सही बताना था। अब सुन लो क्वेश्चंस जो आएंगे बच्चों, सुन लो। अगर 3 टाइप के बच्चों स्ट्रेन हुए, 3 टाइप के स्ट्रेस भी हुए, तो देखो ई क्या हुआ बच्चों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, तो 3 टाइप के इनके रेशियो भी है। अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। ठीक है, ई क्या हो जाएगा बच्चों, गामा में कह देंगे उसको, क्या बोलेंगे, गामा। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाए, शियर आ जाए, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तो बच्चों कह देते हैं ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अरे उस समय मॉडुलस आएगा, क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और अगर मान लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस, क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। सब में क्या आएगा बच्चों, मॉडुलस आएगा। तो देखो जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैं क्वेश्चन को होमवर्क में दूंगा, यही फॉर्मूला रहेगा, स्ट्रेस इक्वल टू इनटू स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल है तो यहाँ पर गामा हो जाएगा, शियर है तो ईटा हो जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस मैं पढ़ाऊंगा आगे, बट तब तक के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, खाली बैठे रहोगे नहीं तो, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया शुरुआत में, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। आपकी लाइफ बच्चों एकदम ठीक है, जो साधु नहीं होता, देखा है नहीं है, वैसे होनी चाहिए। थैंक यू।